I'm with Malvinder Singh Kang, the recently elected Member of Parliament from Anandpur Sahib constituency from the ruling Aam Aadmi Party in Punjab. Anandpur Sahib, as we all know, is one of the holiest seats of Sikhism. It's a Panthic seat. And with Ruchika Khanna, who covers the Aam Aadmi Party and is also a crack reporter of the Tribune. I'm Jyoti Malhotra. And this is Decode Punjab, from the stables of the Tribune, a newspaper that all of us have grown up with, not just here in Punjab, but across North India and across the country. And this show, Decode Punjab, is about explaining the most important issues across Punjab. And who better than Malvinder Singh Kang to explain what's going on, not just because he's been elected to the Anandpur Sahib constituency, but what's happening in the Aam Aadmi Party in Punjab. So welcome, Mr. Kang, to the Tribune. Thank you. And my first question to you is about the situation in the Aam Aadmi Party. Your leader, your big leader in Delhi is in jail, Arvind Kejriwal. The Chief Minister, Bhagwant Mann, he's just held a press conference in Chandigarh where he's talked about the drug abuse, the rampant drug abuse in the state. But we'll come to that later. I want to ask you about the brewing rebellion within the Aam Aadmi Party. You have only won 3 seats in these elections, which actually amounts to a vote of no confidence against your party. Definitely, we came to power in 2022 और पिछले 2.5 सालों में we achieved lot of हमने कोशिश की है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की और क्योंकि महंगाई का ज़माना है को पंजाब सरकार ने पहली बार कोशिश की है कि बिजली फ्री देके इकोनॉमिकली रिलीफ लोगों को दिया है मेरिट के आधार पे ही नौकरियां दी हैं पहले तो ये एक परंपरा थी पंजाब में कि नौकरी लेनी है तो पहले आपको पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा हमारी सरकार आने से पहले और तीसरा हमारा जो एजेंडा रहा इलेक्शन में कि तीसरा इरिगेशन एरिया जो है नहरी वाटर जो नहरी पानी वो इंक्रीज हुआ है बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली जब हम आए थे तब 20 से 24% था अब तकरीबन 45 to 59% एरिया जो है इरीगेटेड बाय द रिवर वाटर बेसिकली ये स्टेट की डिमांड भी थी और हम इसको अपनी अचीवमेंट भी मानते हैं पिछले 2.5 साल बावजूद इसके आप 3 सीटें सिर्फ 3 सीटें जीते 13 सीटों में से तो ये तो आपके खिलाफ वोट हुआ ना आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही माना जा सकता है नहीं वोट परसेंटेज तो ऑलमोस्ट कांग्रेस के पास ही है 26% अप्रॉक्सीमेट लेकिन कन्वर्ट सीटों में नहीं हुआ ये हमारे लिए फ़िक्रमंदी वाली बात है डेफिनेटली फ़िक्रमंदी वाली बात है और हमको उम्मीद थी भी हम बड़ी पार्टी तकरीबन 13 नहीं तो 11 सीटें तो जीतेंगे तो डेफिनेटली वी इंट्रोस्पेक्ट ऑल द एस्पेक्ट डिफीट के क्या कारण रहे हैं सो इस इंट्रोस्पेक्शन की निकलिया जी ये जी आप इंट्रोस्पेक्शन की तो ये इंट्रोस्पेक्शन हर एक डिफरेंट लेवल पर क्यों हो रही है एक इंट्रोस्पेक्शन राघव चड्डा जी कर रहे हैं एक इंट्रोस्पेक्शन पैरल चल रही है जी सीएम भगवंत मान कर रहे हैं तीजी इंट्रोस्पेक्शन जी चल रही है वो थोड़े एक होर MP ने डॉक्टर संदीप पाठक वो कर रहे हैं तो अलग अलग इंट्रोस्पेक्शन जी हो रही ने ये नतीजा की निकलिया सिट्टा की निकलिया जी जो रिजल्ट तुहाडी उम्मीद के अनुसार ना आए तो सुभाविक जी गल है भी तुहानू बहुत माइन्यूटली डीपली जाके फीडबैक लेना चाहिए चीफ मिनिस्टर भी कर सकते हैं नो वो बतौर चीफ मिनिस्टर उन्होंने भी जिम्मेवारी है और हर एक लोक सभा के तमाम लीडरशिप को बुला के कर रहे संदीप पाठक क्योंकि जनरल सैकटरी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ड्यूटी है राघव जी भी इज़ अ मैंबर ऑफ राज्य सभा फ्रॉम पंजाब और वो भी पार्टी के लीडर बेसिकली पूरा ये पिछे मकसद तो यही है भी एग्जैक्ट तस्वीर सामने आवे कि बावजूद चंगे कामां करन दे बावजूद भी सरकार पार्टी जी है वो ज़्यादा सीटें क्यों नहीं जीत सकी तो व्हाट इज़ योर एनालिसिस व्हाई डू यू थिंक कि आपने इतनी सीटें क्यों नहीं आप जीत पाए देखो मेरा इंडिविजुअल ये कोई मायने नहीं रखता पर मोटे मोटे तौर पे जो मैं महसूस करता हूँ कि कई जगह हम जो सरकार की अचीवमेंट्स हैं वो लोगों को बताने में पूरी तरह कामयाब नहीं हुए दूसरा कहीं ना कहीं हमारे MLAs का कई सीटों पे और लोगों का एक गैप है
तीसरा मेजर जो कारण रहा है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो भी कई जगह पे उन्होंने अपोजिशन को फेवरिज्म किया है, नॉट ओनली इन इलेक्शन, उससे पहले भी पिछले 2-2.5 साल से। तो कहीं ना कहीं जगह हमारा कैडर ह्यूमिलिएट हुआ है, एम्बेरस हुआ है। किससे ह्यूमिलेट हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक गांव का लीडर या एक ब्लॉक का लीडर काम करवाने जाता है, तो ऑफिसर उसको अपने ऑफिस में ही ना एंट्री करने दे, बाहर बिठा के रखे। ऐसे हुआ है? ऐसे होता है पंजाब में, ऐसे बहुत जगह हो रहा है, ये फीडबैक भी आया है। तो एक एस्पेक्ट नहीं है हारने के, तमाम कारण रहेंगे। तो अल्टीमेटली ये अभी कंटिन्यू प्रोसेस है। नहीं, तो ये आप कबूल Ongoing. करते हैं, ये आप एडमिट करते हैं कि आपके जो एमएलएज हैं, 91 एमएलएज हैं, 117 मेंबर आपकी असेंबली में हैं, 91 तो बड़े लोग होते हैं। एग्जैक्टली। तो आप ये कबूल करेंगे कि आपके एमएलएज और लोगों के बीच फासला बढ़ता गया? सभी जगह नहीं है, कुछ जगह ऐसे अभी हुआ है, और लोगों ने हमें, जब हम इलेक्शन में जाते हैं तो लोग बताते हैं, और उसके बाद जो सीएम साहब ने फीडबैक लिया उसमें भी आई है बात। हर जगह की बात नहीं, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना अपना कारण रहा है। तो कई जगह ये भी है, बिकॉज कई लोग एमएलए बन गए कि वो एक उस चेयर की जो एक डेकोरम रहता है उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहे। कई जगह ऐसा फीडबैक भी आया है। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ बीच में इलैक्शनों के दौरान ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਇੰਸਟੈਂਸ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮੌੜ 'ਚ ਇੰਸਟੈਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮੌੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ 9 ਤੇ 9 ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ नहीं। हाँ, मैं तो आप ही तो ਤੇ नहीं, तो ये एडमिट कर रहे हो कि आपके एमएलएज जीतने के बाद, जैसे रुचिका कह रही हैं, अपनी कंस्टिट्यूएंसी नहीं वापस गए? नहीं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी वापस वाली बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूंसी में तो जाते हैं। जिस तरीके का पंजाब का एक कल्चर है, जो उनके सोशल प्रोग्राम्स में, उनके वेडिंग्स में, तो नहीं गए इसका तो मतलब? कई जगह ऐसी बात निकल के आई है फीडबैक कि हमारा एमएलए साहब नहीं आए। ये भी एक कारण है। ये मतलब तमाम एस्पेक्ट है, मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ, कोई एक कारण नहीं है डिफीट का। मैंने ब्यूरोक्रेसी का पहलू भी आपको बताया है। तो ब्यूरोक्रेसी आपके खिलाफ है? पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का कुछ वर्ग जो है वो अलग अलग पार्टी से एफिलिएटेड हुआ है ऑलरेडी। जैसे कि मैं किसी का नाम लेना ठीक नहीं समझता। नहीं, फिर भी बताइए। अगर आप इस तरीके का इल्जाम लगा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, तो कुछ तो आप बताइए, सबूत तो कुछ तो होगा। का कुछ वर्ग जो है वो ऑलरेडी जो पुरानी पार्टियां रूल करती रही हैं उनसे एफिलिएटेड अपने आप को करता है। फॉर एग्जांपल, चमकौर साहब में ड्यूरिंग इलेक्शन एक नोटिस निकाल दिया गया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी उस समय, जो टाइमिंग थी। वो कुछ लोग जो हमारे दरिया के किनारे रहते हैं, गरीब लोग हैं, पुराने समय से रह रहे हैं, ड्यूरिंग इलेक्शन को उनको नोटिस निकालना है, विकेट करो वो सारा एरिया। तो ऐसी सारी चीज़ें, ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में, कई एरियाज में ऐसी बात आई। और वैसे भी ये बड़ी ओपन सच्चाई है कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि लंबे समय से 2 पार्टियां रूल करती रही हैं, कांग्रेस उनके साथ अपने आप को एफिलिएट करती हैं, कांग्रेस और अकाली दल। यस। तो वो इम्पैक्ट अभी तक पूरी तरह जा नहीं रहा। हम कोशिश कर रहे हैं रीशफल करना। देखो, बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा रहती है, हम उनको ऐसे रूल आउट भी नहीं कर सकते। अब हो सकता है पुरानी आदतें पड़ी हैं, क्योंकि कल्चर भी पुरानी पार्टियों का ऐसा रहा है, ये एक पावर में है, दूसरे को पॉलिटिकल वेंडाटा के तहत अंदर करना है, उनके साथ कार्रवाई करना है। भगवंत मान जी की सरकार ने तो जो पर्चा कल्चर था, पता नहीं आप समझते हैं कि नहीं, पंजाब में कि एक पार्टी आ गई गांव में, जो दूसरा धड़ा उसके खिलाफ इलीगल वो कार्रवाई करवानी पुलिस स्टेशनों से, और पर्चे करवाने झूठे सच्चे तमाम तरह। हमने तो वो बंद किया। तो ऐसे तमाम कारण हैं। अच्छा कंग साहब, एक कल सीएम साहब ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें सीएम साहब ने एक बात कही कि जो लोअर लेवल के पुलिस अफसर हैं, जितने भी मुंशी हैं या कांस्टेबल्स हैं, वो सबके सब ड्रग ट्रेड में, सबके सब नहीं, बहुत जगह पे उन्होंने बोला कि भी ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। इसी कारण आपने 3 दिनों में आपकी सरकार ने 10,000 मुलाजिम को बदल दिया। सो
मतलब सीएम साहब का खुद एडमिट करना कि भी पुलिस इन्वॉल्व है ड्रग ट्रेड में, इसको आप डील कैसे करेंगे? सिर्फ ट्रांसफर करके तो ये नहीं हो सकता। और क्योंकि इस इलेक्शन में जो जितनी औरतें थी उन्होंने बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਰੈਕਟਿਵ ਸਟੈਪ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਔਰ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ऑफिसर ਉੱਥੇ तैनात हैं। 10-10 साल हो गए, कईयों को 2 दहाके भी हो गए हैं। तो डेफिनेटली वो एक नेक्सस क्रिएट हो जाता है, आपस में कंफर्ट लेवल इतना बन जाता है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बन जाते हैं। तो आप उनको सबको बदल रहे हो? बदलना ऐसा है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, वो नेक्सस तो टूटता है, स्वाभाविक है। नहीं तो सिर्फ बॉर्डर पे आप लोगों को बदल रहे हैं कि नहीं, पूरे पंजाब के अंदर? तो पूरे पंजाब में एक एक्सरसाइज शुरू की है मान साहब मुख्यमंत्री जी ने, तो ठीक है, ये एक रूटीन प्रक्रिया भी है। ट्रांसफ़र करना कोई अलग से चीज़ नहीं हो रही, और ये डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट है, डिस्क्रिशन है सरकार। तो अब 2.5 साल के बाद, क्योंकि हमने ट्रिब्यून के अंदर भी हमने ये स्टोरी करी थी कि 14 दिनों में 14 ओवरडोज डेथ्स हुई हैं, ये तो बहुत बड़ा एक क्राइसिस है पंजाब के अंदर, लेकिन 2.5 साल में ज़्यादा कुछ नहीं किया आम आदमी पार्टी ने। नहीं, ऐसा नहीं है। नशे का कोई एक कारण नहीं है पंजाब में नशे आने का या बढ़ने का। नशे के एक सबसे बड़ा कारण तो अनएम्प्लॉयमेंट थी, और अनएम्प्लॉयमेंट में भी जब मेरिट इग्नोर होगी तो स्वाभाविक है नौजवानों में एक उसमें पैदा हो जाती है अभी एक मायूसी, निराशा उसमें जाता है। जो कोई भी काम करने वाला आदमी 99% का नशा नहीं करता होगा, जो काम पे लड़का जाता नौजवान। हमने 43,000 जॉब्स दी हैं, तो कोई एक नहीं कर सकता, कोई रिश्वत नहीं चली, कोई फेवरिज्म नहीं हुआ, कोई भाई भतीजावाद नहीं हुआ, मेरिट पे हुआ है। दूसरी बात, स्पोर्ट्स को इनकरेजमेंट करना। 2000 तक पंजाब नंबर 1 था पूरे मुल्क में स्पोर्ट्स में, हम उसमें डाउन आए हैं पिछले 2 दहाके में। तो आप कबूल करते हैं कि बहुत बड़ा क्राइसिस है? मैं अब मेरी पूरा मुझे जी, जी, इसमें जी, कई एस्पेक्ट हैं। ऐसे ब्लेम कर देना पूरे सोसाइटी को या पूरे स्टेट को जो बीजेपी कर रही है, इसको भी हम रूल आउट करते। पंजाबियों ने अभी किसान आंदोलन में दिखाया है उनका दमखम। इतने जो एरोगेंट प्राइम मिनिस्टर था उसको भी अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा, ये पंजाबियों ने ही किया है उसकी। दूसरी बात, जो हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान से, पंजाब का बहुत बड़ा एरिया बॉर्डर पाकिस्तान से, वहाँ पूरा सिक्योरिटी का जो इंतजाम है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास है। वो सेंटर सरकार उसको कमांड करती देखती है। हाँ। पूरा कमांड ही वो करती है। ठीक है। वहाँ से भी बहुत सारी, जैसे फॉर एग्जांपल जो ड्रोन सिस्टम है, तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कई बार अमित शाह जी को, जो होम मिनिस्टर हैं देश के, उनको बोला है कि ड्रोन को रोकने के लिए भी भारत सरकार कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे या व्हाटएवर। क्या तो कोई जवाब आया उनकी तरफ से? कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब की नहीं। तरफ से। और रिसेंटली हाँ। अभी जो आइडेंटिफाई हुए हैं, 2 मेन पॉइंट आइडेंटिफाई हुए, एक गुजरात एक महाराष्ट्र, बोथ आर रूल्ड बाय द बीजेपी। वहाँ से सबसे ज़्यादा नशे की बड़ी खेप मिली है, जो पंजाब में लाया जा रहा था या लाए जाने की संभावनाएं थी। जो पॉइंट है उसको लेकर भी हमने सवाल किया है, भी ये एक साजिश के तहत आप हमारी स्टेट को नशे में धकेल रहे हो या आप लापरवाह हो इसके बारे में? आपको क्या लगता हमारा है? इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसको आप सिक्योर क्यों नहीं कर रहे? आपको क्या लगता है कि ये साजिश है आपके खिलाफ? देखिए, पंजाब में एक बहुत बड़े वर्ग में एक बड़ी आम धारणा बनती जा रही है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन तो होती है। कौन कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन? हैं? कौन कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन? कौन कर रहा है? फॉर एग्जांपल, हमारा पिछले 1.5 साल से RDF रोक रखा, नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोक रखता है। GST के लिए आप हमको ह्यूमिलिएट करेंगे, बार बार देखना पड़ेगा। एक स्टेट के लिए आप क्यों बार बार? हमारा फार्मर अपनी कैपिटल में प्रोटेस्ट करने जाता है दिल्ली में, तो उसको हरियाणा के बॉर्डर पे इस तरीके से ट्रीट किया है जैसे पता नहीं आउट ऑफ कंट्री के लोग हों। कैसे वहाँ बैरिकेड बना दिए, कंक्रीट पहाड़ बना दिए बीजेपी सरकार हरियाणा ने। तो ये क्या चीज़ें भावनाएं पैदा करती हैं? यही चीज़ें पैदा करती हैं कि आप कैसे हमारे से कंडक्ट कर रहे हो। हमारा पैसा, हमारा इकोनॉमिक जो ढांचा है, रूरल बैकबोन है हमारी एग्रीकल्चर, वो RDF उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हमारी सड़कें टूट रही हैं, पैसा नहीं 1.5-2 साल से आ रहा। हमको इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कोई फैसला लेती है, उसको गवर्नर जो है उसको रोक लगा दे, तो पूरे
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, डेमोक्रेटिक्स, मुझे लगता है उस पर सवाल खड़े होते हैं। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के फैसले को नॉमिनेटेड गवर्नर रोक लगाएगा, फिर हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ये तमाम बहुत सारे पहलू हैं, इस पर डिटेल में मुझे लगता है चर्चा और डिस्कोर्स होना चाहिए। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਫੀਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਐਕਟ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਡਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 2 ਰੈਡੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਐਜ਼ ਐਮਪੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਲੈਡ ਟੂ ਦ ਫਲੇਮਿੰਗ ਆਫ ਦਿਸ ਰੈਡੀਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਅਨਾਜ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਸਾਡੀ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਊਂਸਲ 'ਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ BBMB ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ। तो नहीं, लेकिन ये सारे कारण की है मेरी ये तमाम इश्यूज हैं जो सीरियस मतलब कंसर्न है साडे लिए। फिर साडा फार्मर जा रहा है तो किस तरीके नाल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ट्रीट किया गया। दिल्ली ਦੀਆਂ जो कैपिटल ਦੇ 1.5 साल तक इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ਵਿੱਚ इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये जी अंदोलन जीवी हैं, कोई इन्हों की मिनिस्टर कह रही जी आतंकवादी हैं। लेकिन ये वापस तो ले लिया ना उन्होंने फार्म लॉ। मैं कह रहा हूँ ये कंटिन्यू हो रहा है। उसके बाद ये अभी हरियाणा में क्या हुआ, अभी आप रिसेंटली क्या हुआ, आप विजिट करो ना, वहाँ किस तरीके की दीवारें खड़ी की हैं। एक लड़के को, नौजवान को गोली मार के शहीद कर दिया गया। तो इट्स वेरी सीरियस कंसर्न। मुझे लगता है भारत सरकार को पंजाब को भी जैसे बाकी स्टेट्स हैं उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए, ना कि उनको, क्योंकि नेशनल मीडिया भी पीछे पड़ जाता है जब हमारे कोई बात आती है तो जी आतंकवादी है, जी वक्फवादी हैं। तो आप लेकिन कह रहे हो इसमें 2 कि सवाल है इसमें। देखिए मलविंदर जी, 2 सवाल है। सबसे पहले तो इसका ये नहीं मतलब कि जो रेडिकल पॉलिटिक्स, जो रुचि का जो सवाल आपसे पूछ रही है, खडूर साहब में अमृतपाल जैसे बंदे को इलेक्ट किया गया, वो NSA के अंदर डिब्रूगढ़ जेल में वो पिछले 1 साल से पड़ा हुआ है। अब वो पार्लियामेंट जा सकते हैं कि नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि वो जो है एक तो पार्लियामेंट्री उनके प्रिविलेजेस है, दूसरा वो NSA के अंदर है। तो ऐसे बंदे को खडूर साहब कैसे इलेक्ट कर सकता है? प्रॉब्लम यही है, 2 सीट्स को आप पैमाना बना के पूरी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। जो 11 लोग जीते हैं उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आपसे बात कर ही रहे हैं ना? बात सुनिए ना। हाँ। नहीं, पूरे स्टेट का आप तस्वीर क्या पेश कर रहे हो? रेडिकल आप शब्द बार बार यूज किया है आपने। आप 2 सीट वहां जीते हैं, मुझे नहीं लगता, डेमोक्रेसी में लोगों के मैंडेट का रिस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेडिकलिज्म है। नहीं कंग साहब आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, लेकिन खडूर साहब में रेडिकलिज्म है कि नहीं है? नहीं, मैं पंजाब में कहीं भी रेडिकलिज्म नहीं। तो फिर क्यों अमृतपाल को क्यों इलेक्ट, अमृतपाल जैसे बंदे को कैसे इलेक्ट किया जाता है? ये तो लोगों का फैसला है। वहां सब पार्टियां, हमारी पार्टी का भी हारे हैं, लोगों का मैंडेट है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाई इज समबडी लाइक? मैं जो सोचता हूं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जिसको नहीं, आपकी बात बिल्कुल जायज है। मैंने कहा ये एक सेंटिमेंट्स है। हाँ। वो अमृतपाल के रूप में निकलता है, कभी दीप सिद्धू के रूप में निकलता है, कई अलग-अलग। ये आप कह रहे हैं कि गुस्सा है लोगों का? मुझे लगता है भी पंजाब के बारे में नजरिया जो भारत सरकार का है वो फ्लेक्सिबल, सिंपैथेटिकल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो एक्सप्लेन करता है उस हिसाब से होना चाहिए।
कंग साहब जो नहीं है, जो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कई इश्यूज पे होती हो है। रहा है। कंग साहब आम आदमी पार्टी में इस समय क्या चल रहा है? क्योंकि ये इलेक्शन था, ये मान साहब वाज द फेस ऑफ दिस इलेक्शन। मान साहब ने एक स्लोगन दिया 13-0, अब की बार 13-0। फिर मान साहब ने एक किकली करी कि बठिंडे की सीट फंस गई। सो जो भी मान साहब ने बोला वो नहीं हुआ। आज जब आप अपनी अपनी पार्टी का परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, सो उसको लेकर क्या पार्टी में एक रिबेलियन है? बिकॉज हमें ये खबरें मिल रही हैं कि आपके बहुत सारे जो मंत्री हैं, आपके एमएलएज हैं, दे आर वेरी डिसग्रंटल्ड। इज दैट ट्रू? कुछ नहीं है। मान साहब ने कहा था भी मैं बिना सिफारिश के नौकरी दूंगा, वो भी दी है। मान साहब ने कहा था जो टोल प्लाजे हैं मैं बंद करूंगा, वो दिए। तो बहुत सारे काम मान साहब ने कहा था हर खेत तक हमने नहरी पानी पहुंचाना है, जो हमारे पास रिवर वाटर है उसको भी लेकर हमने बहुत सारा अच्छा काम किया। वीडियो आ रहे हैं लोगों के बीच बीच, साल बाद पानी पहुंच रहा है। तो ऐसा नहीं है कुछ, डेफिनेटली ये जो रिजल्ट आए हैं इलेक्शन के वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी वाले नहीं हैं। तो उसके लिए हम इसके बाद इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत निराशा वाले हैं। हम लोकसभा में 2019 में हम 1 सीट पे थे, हम 3 सीट पे आ गए। तब हमारा इलेक्शन लोकसभा में 7% वोट था, अब 26% है। पर आपका 42% से वोट शेयर गिर के अब 26% रह गया। जब 27 में हम असेंबली लड़ेंगे तो हम 42 को मेंटेन करेंगे और इंक्रीज करेंगे। सो क्या कैबिनेट रिशफल हो रहा है? ऐसा तो अभी तक कुछ सामने नहीं आई बात। आपकी पार्टी में ये बहुत चर्चाएं नहीं, हैं ये कि ऑलरेडी उसको रूल आउट कर दिया इस पार्टी ने, और सरकार की तरफ से भी ऐसी कोई चर्चा नहीं। So there is no change in the chief minister of Punjab. बेसिकली इससे डिस्क्रिशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, किसको मंत्री बनाना है कि नहीं बनाना। बट एज ए स्पोक्स पर्सन अभी तक ऐसी मैं जो बयान दे रहा हूँ कि अभी तक ऐसी कोई चर्चा लेकिन आप डिनाई नहीं कर रहे ऐसे बयान। नहीं। डिनाई तो देखो, मैंने जैसे कहा कि इट्स डिस्क्रिशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, किसको रखना नहीं रखना। ऑलरेडी भी एक दो मंत्री तो ऑलरेडी खाली है हमारे पास, सीट भी खाली है। मैं कह दूं भी इसको करना ही नहीं, हो सकता है उनको रखना भी हो, लेकिन अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि कोई चेंज करना है कि नहीं। And Bhagwant Mann will remain the chief minister of Punjab. बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी पंजाब में चाहे हम 10 सीटें हार गए हैं, उसके बावजूद भी आप अबोर चले जाओ, लुधियाना चले जाओ, अमृतसर चले जाओ, पठानकोट, मोहाली, जलंधर, सबसे पॉपुलर और सबसे भरोसा जिस पे लोगों को वो भगवंत मान जी पे है। सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर आज की डेट में भी वही है, सबसे पॉपुलर लीडर भी वही है। अच्छा मलविंदर साहब, मुझे ये समझाइए, आप कुछ साल पहले तक आप बीजेपी के अंदर थे, ठीक है ना? आज की तारीख में इस इलेक्शंस में बीजेपी ने कोई सीट तो नहीं जीती बिल्कुल, लेकिन उनका जो वोट परसेंटेज है काफी ऊंचा हुआ है, करीब 18%। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस ग्रोथ ऑफ द बीजेपी इन सच अ शॉर्ट टाइम? देखिए, बीजेपी भी जो अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी से वो अलग थी, जो मोदी जी और अमित शाह की बीजेपी है, वो पार्टी विद डिफरेंस तो रही नहीं है। और हमने भी छोड़ दी थी किसानी एजिटेशन। तो किसानी एजिटेशन को लेकर आपने छोड़ी थी बीजेपी? बेसिकली बीजेपी का जो एजेंडा है, क्योंकि बीजेपी को कमांड करती है आरएसएस, और उनका जो एजेंडा है वो इस देश में जो हमारी डाइवर्सिफिकेशन है, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, कल्चर है, उसमें वो फिट नहीं बैठता। इसलिए वो ना साउथ में कामयाब हो पा रहे हैं, ना नॉर्थ में कामयाब होंगे। तो वो एजेंडा पंजाब में तो बिल्कुल, पंजाब तो जो धरती है वो मानस की जात सब एक है पहचान, वो सर्व सांझीवालता की बात करती है, समानता की बात करती है, जो गुरु साहब का फलसफा है वो पंजाब की। उस पंजाब में इनका कोई फ्यूचर नहीं है। वोट परसेंट आगे पीछे हो जाते हैं वो। पर कंग साहब, अब क्योंकि बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो जब होम मिनिस्टर अमित शाह जी यहाँ पर आए थे, वो एक बयान देकर गए थे कि पंजाब की सरकार इलेक्शंस के बाद टूट जाएगी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा मुंगेरी लाल के सीन अपने लेते रहें। वैसे बीजेपी को आदत है कि अनडेमोक्रेटिक, इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली वो सरकारों को तोड़ती हैं। कांग्रेस की कई सरकारें उन्होंने तोड़ी हैं। इवन चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में जो तमाशा हुआ और सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि इट्स ए मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, तो बीजेपी का ये कल्चर है, उनका काम करने का तरीका जो पूरी तरह अनडेमोक्रेटिक और इलीगल है। अमित शाह जी उसमें है, इसलिए आज ये है बीजेपी की जो मैंडेट भी है वो नहीं मिला उनको, फुल मेजॉरिटी नहीं मिली, 240 तक सिमट गए। लोगों ने अपोजिशन भी, मजबूत अपोजिशन लोगों को दी है। इसलिए उनकी अपनी सोच ऐसी हो सकती है, लेकिन इस देश में लंबे समय तक तानाशाही नहीं चल सकती।
तो अब ये जो 18वीं लोकसभा में आप जाएंगे, पार्लियामेंट जाएंगे, कुछ दिनों में आप अपने ओथ टेकिंग भी आपकी होगी, तो आपको क्या लगता है कि ये जो लोकसभा है, विल इट बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस लोकसभा? पिछले 10 सालों के मुकाबले में क्या ये लोकसभा थोड़ी सी फर्क होगी? डेफिनेटली होगी, क्योंकि मोदी जी को जो काम करने का उनका तरीका है, प्रधानमंत्री जी का, वो डोमिनेट करके, और क्योंकि वो हमेशा मेजॉरिटी में रहे हैं, अब वो मेजॉरिटी में नहीं है, वो डिपेंडेंसी बढ़ गई है उनकी चंद्रबाबू नायडू जी पे और नीतीश कुमार पे। अपोजिशन, लेकिन चंद्रबाबु नायडू तो अभी सेमे हंसे हुए हैं, कुछ कह नहीं रहे। तो वो उन्होंने दो मिनिस्ट्रीज मांगी है, वो मिल गई है ना, वो स्पीकर की फाइट लड़ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग उनकी क्या, लेकिन अपोजिशन की स्ट्रेंथ भी बहुत इंक्रीज हुई है पहले से। तो डेफिनेटली मोदी जी का जो तौर तरीका है वो अब कामयाब तो नहीं हो पाएगा। उनको अपना या तो एजेंडा बदलना पड़ेगा, या तरीका बदलना पड़ेगा, या फिर सरकार बदल जाएगी, या प्राइम मिनिस्टर भी बदल सकता है। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਥੋੜਾ ਘਟਿਆ ਹੈ 22 ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੀ ਰੀਥਿੰਕ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਲੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੁਣਾਵ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਿਲਦੀ? ਦੇਖੋ, पहली गल तो यह भी इंडिया ब्लॉक का जोड़ा कंसैप्ट है वो ऐसे, जिथे बीजेपी स्ट्रोंग है वहाँ एक कैंडीडेट देना है। तो पंजाब में पहली बात तो बीजेपी स्ट्रोंग नहीं है। दूसरा, कांग्रेस प्रिंसिपल अपोजिशन है पंजाब में, और मॉरली भी ये ठीक मैसेज नहीं है कि हम दोनों मिल के लड़े। उनको अपोजिशन का रोल दिया है, हमको सरकार चलाने का रोल दिया लोगों ने। मॉरली भी ये ठीक नहीं था, इसलिए इसको तो हमने पहले दिन से ही डिनाई कर दिया था। और हम सीटें कम क्यों जीते इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं, उसको मजबूती से आगे बढ़े। लेकिन कांग्रेस से अलायंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो तो नहीं होना चाहिए, वो एक पार्टी का बिल्कुल सोच समझ के लिया हुआ फैसला है। अब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं, उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल, आपको क्या लगता है कि वो बड़ी लीडर उभर के उनको आना चाहिए? देखो, अरविंद केजरीवाल जी एक वेंडेटा पॉलिटिक्स जो उनके खिलाफ हुई है उसके कारण अंदर है। मैं लॉजिक दे देना ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, शरद चंद्र रेड्डी एंड राघव रेड्डी सब जो प्राइम एविडेंस अगेंस्ट अरविंद जी। शरद चंद्र रेड्डी ने तकरीबन 59 करोड़ रुपीस जो है वो बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह पैसा दिया है, इलेक्शन फंड। और जो राघव रेड्डी उसके फादर को टिकट दिया था बीजेपी ने तेलुगु देशम के साथ मिलकर। तो ये तो एक कॉन्स्पिरेसी है आम आदमी पार्टी की। दूसरा, क्योंकि अभी वो जेल में, इसलिए पार्टी वो अपनी एक जिम्मेवारी अदा कर रही है। आने वाले समय में मुझे नहीं लगता, हमें उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आके और जो पार्टी की कमान जो उनके हाथ में रहे। तो सुनीता केजरीवाल बिल्कुल कोई अभी ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाने वाली? नहीं, मुझे नहीं लगता, कोई ज़रूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी बहुत जल्दी बाहर आएंगे। और आज उनको बेल डिनाई हुआ है फिर से, तो वो चलो, अभी तो देयर आर लॉट ऑफ वे, हमें और रास्ते भी हैं, तो हमारा भरोसा भी है जो हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स। Malvinder Singh Kang, thank you so much for your time. Thank you so much, viewers, for watching this show, Decode Punjab, which explains all the issues in Punjab at this point of time. Do follow us on our YouTube channel, do subscribe to us, and follow us across social media, Twitter, Facebook, Instagram, Threads. And thank you again. Thank you for your time and for watching.